हेलो एवरीवन, ये हमारा फोर्थ लेक्चर है अध्याय 3 का स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव का हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में आज हम लर्न करेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में लर्न करेंगे हम? स्थितिज ऊर्जा के बारे में। किसी निकाय की स्थिर ऊर्जा क्या होती है। तो निकाय की स्थिर ऊर्जा क्या होती है? कार्य के रूप में स्थिर ऊर्जा को परिभाषित किया जाता है यहाँ पे। किसके रूप में? कार्य के रूप में। तो किसी निकाय की स्थिर ऊर्जा क्या होती है? किसी निकाय को असेंबल करने में या निकाय की संरचना करने में आवेशों को अनंत से ला करके जो निकाय की संरचना करने में कार्य किया जाता है, उसी कार्य को हम क्या कहते हैं? उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो निकाय की स्थिर ऊर्जा क्या है यहाँ पे? आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा परिभाषा देखिए। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के तुल्य होती है जो आवेशों को अनंत से लाकर निकाय की संरचना करने में किया जाता है। आवेशों को अनंत से लाकर निकाय की संरचना या निर्माण करने में जो कार्य किया जाता है, उसे निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब आवेशों को अनंत से लाकर निकाय की संरचना निर्माण करने में जो कार्य किया जाता है, उसे ही निकाय की स्थिर ऊर्जा कहते हैं। तो साधारण सी परिभाषा है, आवेशों को अनंत से लाकर निकाय की संरचना करने में, निकाय का निर्माण करने में जो कार्य किया जाता है, वही कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब अपनी लैंग्वेज में उसको नोट कर लेंगे। अब यहाँ बात आती है कि निकाय हमारा दो आवेशों का हो सकता है और दो से ज्यादा का हो सकता है। एक आवेश का निकाय नहीं होता, एक आवेश तो बिंदु आवेश माना जाता है। ठीक है, तो हमारा जो निकाय होगा या तो दो आवेशों का होगा या दो से अधिक आवेश होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, पहले करेंगे दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, फिर उसके बाद करेंगे दो से अधिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। कितने आवेश हैं? दो। तो पहले आप परिभाषा लिखेंगे, यहां यही परिभाषा डिट्टो कॉपी करनी है आपको। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, आप दोनों आवेशों को अनंत से लाकर के निकाय की संरचना करने में जो कार्य किया जाता है, निकाय का निर्माण करने में जो कार्य किया जाता है, उसे ही निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। परिभाषा के बाद देखिए, पहले हम कोई आवेश लेकर के आए यहां पर Q1 बिंदु ए पर अनंत से,
तो आपको एक सूत्र याद है क्या कि W इक्वल टू होता है Q इंटू V। कार्य कब होगा कि जब विभव पहले से उपस्थित हो, तब आवेश को अगर विस्थापित कर रहे हो तो कार्य किया जाए, अन्यथा कार्य नहीं हो। अगर एक टर्म में से जीरो हो जाए, चाहे तो Q जीरो हो जाए या V जीरो हो जाए, तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो देखो Q1 आवेश को जब हम यहाँ बिंदु A पर लाए हैं तो वहां पहले से विभव का मान क्या है, शून्य, क्योंकि पहले से वहां कोई विभव उपस्थित नहीं है। अतः Q1 आवेश को बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य। आवेश Q1 को कहां से, अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि बिंदु A पर विभव क्या है, शून्य है। पहले से बिंदु A पर विभव क्या है, शून्य। अतः हमारा जो W1 है वो क्या हो गया, 0। W1 इक्वल टू 0 हो गया हमारा। क्लियर। W1 0, समीकरण नंबर 1। अब देखिए कोई दूसरा आवेश अनंत से ही हम यहाँ पर Q2 लाते हैं और यहां रखते हैं। Q2 आवेश लाए, यहां रखे। अब आपको विभव दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा अभी भी, लेकिन विभव है यहाँ। विभव कहां से है, इस आवेश से के कारण यहाँ विभव होगा। मान लो इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है यहाँ R, तो Q1 आवेश से बिंदु B पर विभव होगा ना, Q बाई K, Q1 बाई R। ठीक है। आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य माना W2। तो W2 इक्वल टू किसको आया, आवेश को, आप Q2 को। और यहां मान लो विभव क्या है, Q1 से Q2 पर या A से विभव B पर, तो V12, ठीक है। V12 क्या है, आवेश Q1 से बिंदु कहां, B पर विभव है। तो V12 बराबर क्या होगा, K Q बाई R होता है, तो Q1 बाई R। V12 का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर V12 का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर तो W2 इक्वल टू हो गया K Q1 Q2 बाई R। ठीक है। तो निकाय की संरचना करने में किया गया कुल कार्य क्या होगा, कुल कार्य होगा W1 प्लस W2। तो यहां लिख देंगे निकाय का निर्माण करने में किया गया कुल कार्य W बराबर W1 प्लस
W2 क्लियर। तो W1 तो 0 और W2 क्या है K Q1 Q2/R। तो W बराबर क्या आ गया K Q1 Q2/R। अतः निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो गई K Q1 Q2/R। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमने कार्य निकाला सिंपली, और उसी कार्य को आप क्या कहेंगे निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दोबारा से देख लो, इस आवेश को लाएंगे Q1 को, तो यहाँ पहले से कोई आवेश नहीं था, कोई विभव नहीं था, इस कारण से यहाँ इसको लाने में किया गया कार्य W1 क्या होगा 0। मैंने लिखा हुआ है वहां। जब इसको लेकर गएंगे बिंदु B पर, इससे R दूरी पर, तो इसके कारण पहले से यहाँ विभव हो जाएगा, उपस्थित होगा, इसलिए यहाँ आपको कार्य करना पड़ेगा। तो W2 बराबर क्या होगा Q2 V12। V12 मैंने बता दिया, आवेश Q1 से बिंदु B पर क्या है विभव, तो V12 का मान निकाला पहले KQ/R से, और यहाँ रख दिया, तो W2 आ गया K Q1 Q2/R, दोनों को जोड़ दिया, तो इस प्रकार से कुल कार्य आ गया, और यही कार्य क्या कहलाती है निकाय की स्थिति ऊर्जा। अभी तो मैंने ये दो आवेशों के लिए निकाला है व्यंजक, और दो आवेशों से अधिक निकाय, अधिक आवेशों का कोई निकाय हो तो उसकी स्थिति ऊर्जा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखते हैं। दो आवेशों से ज्यादा आवेशों का कोई निकाय हो तो उसकी स्थिति ऊर्जा किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट व्यंजक ज्ञात करते हैं दो आवेशों से अधिक आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। परिभाषा वैसे ही कार्य के रूप में लिखनी है, परिभाषित कर देंगे इसको। दो आवेशों से अधिक आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा उस कार्य की तुल्य होगी जो इन आवेशों को अनंत से निकाय का निर्माण करने में किया जाता है। ठीक है, फिर चित्रानुसार आवेश Q1 को बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य, और तो पता होगा Q1 को लाएंगे तो कोई पहले से विभव है नहीं, तो कार्य क्या होगा 0, किया कार्य 0 होगा। कारण नहीं लिखना हो, आपको पता है ना, पहले से हो गया यहाँ 0, अतः W1 क्या हो गया 0, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार Q2 आवेश को अनंत से B पर लाने में किया गया कार्य W2 क्या होगा, किस आवेश को लाए हो Q2 को, W2 इंटू V कौन सा यहाँ पे V12 क्या है V12 आवेश कौन से Q1 से B पर क्या है विभव है। ठीक है, तो पहले याद कर लेते हैं हम यहाँ पे V12 क्या होगा K Q1, दूरी कितनी इसकी R12। ठीक है, अतः W2 क्या हो गया, देखो Q2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ K Q1 Q2 by R12, समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, इसी प्रकार Q3 को C पर लाने में किया गया कार्य W3 क्या होगा Q3 आवेश। अब ध्यान दो, Q3 पर जो विभव होगा वो इस आवेश से भी होगा और इस आवेश से भी होगा। ठीक है, तो
तो इससे क्या हुआ, V13 प्लस इससे क्या हुआ, ये 2 है 3 पे निकाले तो V23। लिखना चाहो यहां पे लिख देंगे V13 Q1 आवेश से C पर विभव, और V23 क्या है, Q2 आवेश से C पर विभव है। ठीक है, तो V13 निकाल लेते हैं हम। यहां क्या होगा, K Q1 आवेश से दूरी कितनी है, R13। इसी बार V23 निकाल लो Q2 आवेश से यहां पे, तो K Q2 बाई R23, Q2 आवेश से ये दूरी कितनी थी, R23, तो K Q2 बाई R23 इससे निकाला। इस आवेश से क्या, V का सूत्र क्या है, V का होता है K Q बाई R, तो K Q1 बाई R13 ये वाला, और K Q2 बाई R23 ये V23। अतः W3 क्या हो गया, तीनों को दोनों को यहां रख देंगे, तो देखो Q3 क्या होगा, इतना गुणा में आ जाएगा, ऐसे गुणा में आ जाएगा, K Q1 Q3 बाई R13 प्लस K Q2 Q3 बाई R23, समीकरण नंबर 3। तो कुल कार्य निकाय की संरचना करने में किया गया, कुल कार्य निकाय की संरचना में किया गया कुल कार्य W बराबर क्या हुआ, W1 प्लस W2 प्लस W3, एक तो 0 है, W2 क्या है, K Q1 Q2 बाई R12, W3 क्या है, एरा K Q1 Q3 बाई R13 प्लस K Q2 Q3 बाई R23। तो W को कैसे लिखा है, K कॉमन ले लो, Q1 Q2 बाई R12, Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 बाई R23। अतः निकाय की स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, कार्य बराबर होगी K Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 बाई R23। ये आ गया हमारा व्यंजक निकाय की स्थितिज ऊर्जा का, जैसे वहां पे निकाला था वैसे, बस एक स्टेप बड़ा है ये W3 वाला, ये वाला, तो Q3 तो लाए एक्स्ट्रा, बाकी तो यही तक था, पहले आना तो आ ही रहा था, Q3 लेकर के आए हो, तो Q3 को लाने में जो कार्य किया जाएगा वो ये होगा। अब ये V13 और V23 दोनों आवेशों से यहाँ बिंदु C पर विभव थे, वो ज्ञात कर ली हमने, V13 K Q1 बाई R13, V23 दूरी R23 तो नीचे दूरी आ जाएगी, Q2 से निकाल ले, Q2 पर आ गया, तो W3 निकल लिया, कुल कार्य को जोड़ दिया, और यही कुल किया गया कार्य क्या होगा, निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा के बराबर। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। वायु वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में या वैद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में किया गया कार्य की बात करेंगे, फिर उसकी स्थिति ऊर्जा की बात करेंगे, उसके बाद उसकी स्थिति ऊर्जा का व्यंजक भी ज्ञात करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा वैद्युत द्विध्रुव का। तो वायु वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में किया गया कार्य का व्यंजक ज्ञात करेंगे हम पहले, ठीक है। वायु वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य का व्यंजक, ठीक है। ध्यान दो, यहां ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है
ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र मैंने यहाँ बनाया हुआ है, इसमें ये कोई वैद्युत ध्रुव ला करके घुमाया जाता है थीटा कोण से, हमने मान लिया यहाँ पे, ठीक है। ये बिंदु ए, यहाँ पे बिंदु बी, ये माइनस क्यू आवेश है, यहाँ बना देता हूं मैं माइनस क्यू आवेश, इन दोनों के मध्य की दूरी है ये 2a, तो यहाँ ये प्लस क्यू आवेश, और ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो ये अभी थीटा कोण पे है, जैसे मान लो यहाँ पे ये थीटा कोण बना रहा हूं वैद्युत क्षेत्र से, ये बिंदु मान लो सी है, थीटा कोण बना रहा है वैद्युत क्षेत्र से, तो इस प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो तो इधर लगेगा F, ठीक है। इस माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो लगेगा बल इधर, इसका मान क्या होगा QE होगा, इसका मान क्या होगा माइनस QE होगा, सही है। दोनों का सॉरी माइनस नहीं, माइनस क्यों कब लगाते हैं जब आप दिशा नहीं लिखते, मैंने दिशा दिखाई हुई तो प्लस करते हैं। F बराबर क्या होगा QE, यहां से F बराबर QE। तो ध्यान दो कि ये द्विध्रुव जो है इसमें जो दो आवेश है प्लस क्यू और माइनस क्यू, इन दोनों पर समान परिमाण के बल लग रहे हैं, जिनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, एवं इनकी क्रिया रेखा, जो इसकी क्रिया रेखा तो ये है, ये वाली लाइन ऑफ एक्शन है क्रिया रेखा, इसकी कहां है ये है, जिनकी क्रिया रेखाएं क्या है भिन्न भिन्न है। अतः द्विध्रुव पर एक बलागुण कार्य करता है जो इसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। दोबारा से देखें, थ्योरी लिख रहा हूं उसके साथ साथ, माना चित्रानुसार वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है, कितने कोण पर स्थित है थीटा कोण पर स्थित है। द्विध्रुव में स्थित प्लस क्यू आवेश पर बल QE वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, जबकि माइनस क्यू आवेश पर समान परिमाण का बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्यरत है, जिनकी क्रिया रेखाएं क्या है भिन्न भिन्न है। अतः वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलागुण कार्य करता है जो इसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का या संरेखित कर देता है, ठीक है। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण ज्ञात कर लेते हैं पहले। द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण, द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण क्या होगा, इसको टॉ से लिखते हैं, बल गुणा बल के मध्य की लंब दूरी। बल तो बलों के मध्य की लंब दूरी कौन सी है AC,
ठीक है, बल का मान रख देंगे और बलागुण होता है बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी के। तो यहां से AC का मान क्या है, AC है 2a sin ऑफ थीटा। कहां से निकालोगे तो यहां से समकोण से ये आ जाएगा AC बराबर यहां से 2a sin ऑफ थीटा। हमारा कैसे sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब कितना है AC बटा कर्ण कितना है 2a, AC कितना हो जाएगा 2a sin ऑफ थीटा। तो टॉ क्या आ गया, F का मान QE और 2a sin ऑफ थीटा, टॉ क्या आ गया 2aq, एक जगह लिख दो और ये e sin थीटा एक जगह लिख दिया, तो 2aq क्या है p, तो टॉ क्या आ गया pe sin ऑफ थीटा। टॉ निकल के आ गया, मतलब बलागुण है ये टॉ। अब बलागुण निकल के आ गया, हमें घूर्णन में कार्य ज्ञात करना होता है तो इस बलागुण से निकलती है। अगर कहीं रेखीय विस्थापन हो रहा होता है बल से कार्य निकाला जाता है, बल गुणा विस्थापन को कार्य कहते हैं, ठीक है। द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य माना क्या है dw, तो dw क्या होगा टॉ डी थीटा, तो dw टॉ का मान क्या है pe sin ऑफ थीटा अभी निकाला है इंटू डी थीटा। अब इसको अभी तो मैंने डी थीटा से घुमाया है, ठीक है, और थीटा वन से लेकर थीटा टू तक घुमाता तो कुल किया गया कार्य द्विध्रुव को थीटा वन से थीटा टू कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य डबल डॉट इंटीग्रेशन थीटा वन से थीटा टू टॉ डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन पीई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, समाकलन कर दिया। पी नियंत्रित बाहर निकाल लो इसको, तो पीई साइन थीटा का समाकलन क्या होगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। लिमिट कहां से थीटा वन से थीटा टू, समझ में आया क्या, पी नियंत्रण बाहर ले लिया, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस को बाहर ले लो, पी माइनस के हो गए कॉस थीटा, लिमिट वही है थीटा वन से थीटा टू, लिमिट रख दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस का पी अपर क्या है थीटा टू, लोअर क्या है थीटा वन, माइनस अंदर कर दो तो डब्ल्यू क्या आ गया पीई, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो क्या हो जाएगा प्लस का, पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ठीक है। तो इस तरीके से ये कार्य निकल के आया, किसको घुमाने में वैद्युत ध्रुव को वाय वैद्युत क्षेत्र के घूर्णन में किया गया कार्य। एक बार दोबारा से देख लें, ये कोई चित्रानुसार एक वैद्युत ध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित है, इसमें दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। प्लस क्यू आवेश पर तो बल इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, माइनस क्यू पर उस दिशा में लग रहा है, तो बल का परिमाण दोनों का बराबर है और दिशाएं क्या है विपरीत, और इनकी क्रिया रेखाएं भी भिन्न भिन्न है। अगर कभी भी दो बल जिनके परिमाण समान हो, दिशाएं भिन्न भिन्न हो, सॉरी दिशाएं विपरीत हो और क्रिया रेखाएं दोनों की भिन्न भिन्न हो, तो वे एक बलागुण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बलागुण के। इस कारण से इस द्विध्रुव पर एक बलागुण कार्य करने लग जाता है, जो इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। तो द्विध्रुव पर कार्य तो बलागुण ने निकाला, तो बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी बलागुण होता है। एसी यहां निकाल के दिखाया आपको, साइन थीटा टू साइन थीटा हो गया, 2a साइन थीटा, तो यहां से टॉ बलागुण निकल के आ गया पीई साइन ऑफ थीटा। अब द्विध्रुव को डी थीटा कोण से अल्प घुमाने के कारण मान लिया डीडब्ल्यू, तो डीडब्ल्यू हो गया टॉ डी थीटा, तो टॉ का वैल्यू वहां से रख दी, पीई साइन ऑफ थीटा डी थीटा हो गया। अब द्विध्रुव को एक तो डी थीटा के लिए निकाला था डीडब्ल्यू द्वारा डी थीटा से, ये वाला, ठीक है ना, ये कार्य डीडब्ल्यू लिया था हमने निकाला फिर थीटा वन से लेकर के थीटा टू के लिए कार्य, तो कुल कार्य इसके समाकलन कर देंगे, ये निकाला, तो इस प्रकार से व्यंजक प्राप्त हुआ, हमें किया गया कुल कार्य ये है, ठीक है। अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन है, यदि थीटा वन 0 डिग्री हो और थीटा टू क्या हो थीटा, तो बस वैल्यू रख दो
पी ई कॉस जीरो क्या होगा 1 कॉस थीटा टू थीटा कॉस थीटा। तो ये व्यंजक आ जाएगा, मतलब वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र दिशा से थीटा कोण तक घुमाने में क्या कार्य का व्यंजक किया गया। कितने ही कोण का दे दे, 90 डिग्री से 180 अंश पे, 30 डिग्री से 60 अंश पर, आप इस सूत्र में रखिए, आपको व्यंजक मिल जाएगा। समझ में आया आपको? अब हम द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वैद्युत ध्रुव की स्थिर ऊर्जा के बारे में। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब वही है कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? वाय वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाने में कुल जो कार्य किया जाएगा वही क्या कहलाएगी? इसकी स्थिति ऊर्जा। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसकी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E है। अब देखो, मान लो ये कोई वैद्युत द्विध्रुव, ये -q आवेश और ये +q आवेश, ये 2a दूरी इन दोनों के मध्य की। जब इसको अनंत से लेकर के आया जाएगा, ठीक है, तो क्या -q जो आवेश है वो अधिक दूरी तय करेगा? मान लो यहां लेकर के आए आप इसको, ठीक है, -q आवेश और ये +q आवेश यहां लेकर के आते हो आप, तो जो -q आवेश है वो इतनी दूरी ज्यादा नहीं चल रहा, 2a दूरी ज्यादा चल रहा है ना, चल रहा है ज्यादा। तो -q आवेश +2a दूरी ज्यादा तय कर रहा है, तो +q आवेश से ज्यादा कार्य हमें इस पर करना पड़ेगा, -q आवेश, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां वैद्युत क्षेत्र पहले से उपस्थित है, तो -q आवेश को तो वैद्युत क्षेत्र आकर्षित कर लेगा अपनी ओर, क्योंकि ऋण आवेश है, ऋण आवेश को वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा? आकर्षित। और +q आवेश को क्या करेगा? धक्का देगा बाहर की ओर, उसे अंदर नहीं आने देगा। तो -q आवेश को तो वैद्युत क्षेत्र ले आएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा ऋण आवेश को लाने में, ठीक है। और +q आवेश को लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा वैद्युत बल के विरुद्ध या वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें तो कार्य यहां तक करना पड़ेगा, यहां तक ला करके रखना है, इन पर बल भी दोनों बराबर होंगे, Q ही लगेगा, इसमें भी Q ही लगेगा, ठीक है। बस इसका विस्थापन ज्यादा है, तो वैद्युत क्षेत्र कार्य कितना ज्यादा करेगा कि इतना विस्थापन जो उसने ज्यादा कर रहा है उतना कार्य ज्यादा करेगा हमसे, ठीक है। तो हमारा कार्य तो धनात्मक है और उसका कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक। वैद्युत क्षेत्र कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, कितना ज्यादा कर रहा है? इतना। तो कुल कार्य कितना हुआ? देखो, ऋण यहां तक भी आया होगा पहले, तो धन ऋण वाला यहां तक का जो कार्य किया होगा दोनों के द्वारा वो तो खत्म हो गया, कट जाएंगे दोनों। ये जो विस्थापन -q आवेश में ज्यादा चला है उतना ही कार्य होगा। ये वाला तो +q यहां तक किया, -q भी तो यहां तक आया था, एक प्लस कार्य होगा और एक माइनस कार्य, दोनों कट जाएंगे, तो कुल कार्य इतना होगा यहां से यहां तक का जो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव AB को लाने में -q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा अधिक किया जाएगा,
ठीक है, अधिक कार्य किया जाएगा। तो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या होगा? अतः द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W1 बल गुणा विस्थापन F इंटू विस्थापन कितना जाता है 2a, F का मान रख दो, वैद्युत क्षेत्र माइनस QE इंटू 2a साइन ऑफ थीटा। पास में आई, किसने किया है ये? सॉरी दूरी कितनी? केवल 2a, F का मान कितना? माइनस QE 2a। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम W इक्वल टू माइनस 2AQ इंटू E। ठीक है, 2AQ क्या होगा? P के बराबर, W1 क्या हो गया? माइनस P इंटू E। ये हो गया W1, एक समीकरण निकल के आ गया। मतलब द्विध्रुव को लाने में केवल इतना कार्य करना पड़ेगा, इसको समझ लो आप, बस सारी कहानी खत्म हो जाएगी। जब अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो प्लस Q आवेश माइनस Q आवेश से 2a दूरी कम तय करता है। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र द्वारा माइनस Q आवेश पर अधिक कार्य किया जाएगा, जबकि बाह्य बल द्वारा प्लस Q आवेश पर कार्य कम किया जाएगा। अतः द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W1 क्या होगा? F इंटू 2a, वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य है ये। ठीक है, हमारे द्वारा कार्य जो किया गया था वो यहां तक, तो वो कट गया वहां से, ठीक है, निरस्त हो जाएंगे। उसके बाद अधिक कार्य जो किया गया था वो निकल गया W1 बराबर माइनस का PE। अब द्विध्रुव को इस स्थिति कौन सी है? θ1 क्या है? 0 डिग्री से θ2 बराबर थीटा कोण तक घुमाने में कार्य W2 बराबर, अभी निकाला था व्यंजक PE cos θ1 कितना है? 0 माइनस cos θ2 कितना है? थीटा, तो कितना आ गया? PE 1 माइनस cos ऑफ थीटा W2। ठीक है, दो समीकरण। तो कुल किया गया कार्य, W बराबर हो गया W1 प्लस W2। तो W बराबर देखो वहां से माइनस का PE, ये PE अंदर जाएगा प्लस का PE, इसके साथ जाएगा माइनस का PE cos ऑफ थीटा, ये PE प्लस का ये माइनस कट जाएंगे, तो W बराबर क्या आ गया? माइनस PE cos थीटा। ठीक है, किया गया कार्य को ही हम क्या कहते हैं? स्थिर ऊर्जा। अतः द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो गया माइनस का PE cos थीटा। ये वैद्युत द्विध्रुव की क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। ये वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का ये व्यंजक ज्ञात हो गया हमें। तो ध्यान दें, दोबारा से एक बार देखें, यहाँ थ्योरी थोड़ी ज्यादा है, आपको नोट्स में मिलेगी थ्योरी, में बता दे रहा हूं आपको एक बार और। चित्रानुसार जब वैद्युत द्विध्रुव AB को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो माइनस Q आवेश को प्लस Q आवेश से 2a दूरी अधिक तय करनी पड़ती है। इस प्रकार प्लस Q आवेश को लाने में बाह्य कार्य द्वारा किया गया कार्य माइनस Q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य से कम होगा। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र द्वारा माइनस Q आवेश पर किया गया अधिक कार्य बराबर ये अधिक कार्य। तो किया गया, इसको लाने में कुल किया गया कार्य ये हो गया। क्यों? क्योंकि वहां तक जो कार्य होगा ये इस पॉइंट तक दोनों निरस्त कर देंगे। वायु वैद्युत क्षेत्र द्वारा भी कार्य यही इतना ही किया जाएगा, उसके द्वारा भी इतना ही कार्य किया जाएगा। यहाँ पे एक प्लस होगा, एक का माइनस होगा, तो यहाँ तक निरस्त। तो इसको लाने में यहाँ तक किया गया कार्य ये हो गया W1 बराबर माइनस का PE।
दूसरा थीटा 1 0 डिग्री से थीटा 2 तक घुमाने में हम जानते हैं W होगा P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, उससे हमने या डायरेक्टली निकाल लिया और माइनस cos ऑफ थीटा। तो कुल कार्य ये हो गया। इस प्रकार द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा ये आ गई U बराबर माइनस का P cos ऑफ थीटा। यहां तो कंडीशंस ध्यान रखनी है आपको। स्थायी संतुलन की स्थिति, स्थायी संतुलन की स्थिति कौन सी होगी? जब यहां थीटा क्या होगा 0 डिग्री, तो U मिनिमम हो जाएगा इस समय माइनस का PE। ठीक है। दूसरा केस अस्थाई संतुलन की स्थिति में U मैक्सिमम होगा, उस समय स्थिति ऊर्जा अधिकतम होगी। तो थीटा उस समय क्या होगा 180। ठीक है। अस्थायी संतुलन की स्थिति अगर उसको 180 डिग्री से घुमा दिया जाएगा तो वापस ही घूम करके वहीं आ जाएगा। ठीक है। और अगर वो 0 डिग्री पर रखा जाता है तो सदैव वो वहीं बना रहेगा, वो घूम करके वापस से नहीं आने वाला है, दोबारा से वापस वहां नहीं आएगा। वो सॉरी थीटा 0 डिग्री पर है तो वहीं रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन 180 घुमा दिया आपने तो वापस से वो वही 0 डिग्री के कोण पर आ जाएगा। ठीक है। तो U मैक्सिमम क्या होगा P, ये है अस्थायी संतुलन की स्थिति। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर हुआ। इस तरीके से आज हमने लेक्चर नंबर 4 में स्थिर ऊर्जा के बारे में बात की है। सबसे पहले निकाय की स्थिर ऊर्जा को परिभाषित किया, फिर दो आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा को बताया कि व्यंजक किस प्रकार से याद किया जाएगा। प्रथम आवेश को लाने में कार्य सदैव ही कैसा होगा, शून्य होगा, क्योंकि पहले से कोई विभव वहां विद्यमान नहीं होता है, इसलिए वहां जो कार्य किया जाएगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर। दूसरा दो से अधिक आवेशों के लिए हमने व्यंजक ज्ञात किया था, तो वहां भी पहले आवेश को लाने में कार्य किया जाएगा शून्य, चाहे कितने का निकालो पहले वाले के लिए तो शून्य ही होगा, क्योंकि पहले से कोई विभव वहां विद्यमान नहीं होता है। दूसरे तीसरे को लागू जब लोग ज्ञात करते जाओ पहले आवेशों से वहां पे और कार्य ज्ञात करते जाओ। कितने ही आवेशों का निकाय का स्थिर ऊर्जा का व्यंजक पूछा जाए हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है पहले आवेश पर 0। अब जो भी आवेश आप लेकर के आते हो, जैसे पहला आवेश है Q1 लाई, तब तो 0 हो गया, लेकिन अब जहां भी आवेश लेकर के आओ तो इससे पहले हमें विभव निकालना पड़ेगा। दूसरा लाई यहाँ लेके आए तो पहले विभव ज्ञात कर लो, दूरी दी होगी आपको, यहाँ विभव ज्ञात कर लो, तो ये W बराबर क्या हो जाएगा Q2 into V। इस तरीके से यहाँ ज्ञात कर लो। कोई और आवेश लाते हो यहाँ पे, या Q2 लाई या Q3 लाई मान लो, तो अब इस जगह पे पहले दोनों आवेशों से विभव ज्ञात कर लो, तब W मिलेगा आपको Q3 into V। V टोटल होगा पहले से भी प्लस दूसरे आवेश से भी, ये इस तरीके से, तब कार्य आएगा, निकल के गुणा कर लेंगे आवेश का इस तरीके से। समझ में आया। फिर मैंने विद्युत द्विध्रुव के गुणन में किया गया कार्य का व्यंजक पता है आपको। तो वैद्युत द्विध्रुव जैसे विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है किसी कोण पे, तो आपने देखा कि प्लस Q आवेश पर तो बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस Q आवेश पर उसकी विपरीत दिशा में, दो बल समान परिमाण के लगे हैं और विपरीत दिशा में लगे हैं, जिनकी क्रिया रेखाएं क्या है, भिन्न भिन्न है। अतः वैद्युत द्विध्रुव पर जब एक समान वैद्युत क्षेत्र रखा गया तब की बात कर रहा हूं मैं, अतः वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलागुण कार्य करने लग जाता है, जो उसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या कर रहा है, संरेखित करने का प्रयास करता है। ठीक है। इस प्रकार मैंने कार्य वहां पे निकाल लिया था dw टॉ डी थीटा से। टॉ क्या था, बलागुण। बलागुण क्या होता है, बल गुना बलों के मध्य की लंबवत दूरी, जो टॉ निकल के आया था P साइन ऑफ थीटा। इस प्रकार हमने कार्य का व्यंजक थीटा 1 से थीटा 2 के लिए निकाला P cos थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा। ठीक है, द्विध्रुव के लिए निकाला था। फिर हमने उसके बाद द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की बात की, तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में वही कार्य के रूप में ही करनी है बात तो हमें। तो पहले द्विध्रुव को लेकर के आए, तो वैद्युत द्विध्रुव को लाने में प्लस Q आवेश पर जो कार्य किया जाता है Y कारक के द्वारा, उससे अधिक कार्य माइनस Q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कुल कार्य हो गया माइनस का PE। ठीक है, कैलकुलेट करके निकाला डब्ल्यू और QE इंटू 2A से, तो माइनस PE निकल के आया, ये डबल हो गया। अब दोनों को थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया और वही क्या होगी निकाय की ऊर्जा, जो निकल के माइनस का PE cos ऑफ थीटा।
ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमने चैप्टर कवर किया। आप न्यूमेरिकल कंसेप्ट को लर्न करने के लिए पहले इसकी जो लॉजिकल कंसेप्ट, जितनी भी थ्योरी आपसे मैंने डिस्कस की है वो सारी काम में आएगी। वहां पे आप पहले बिंदु आवेश से अवयवों याद करो, जो भी मैंने कंसेप्ट आपको बताए उन सबको रिवाइंड करो, अच्छे से लर्न करो उनको, बार बार वीडियोस को देखें, पॉज करके नोट्स अच्छे से तैयार करके आप उनको लर्न करेंगे। देन वी कैन अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ द एनसीईआरटी बुक। अदरवाइज यू कैन नॉट फेस द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाएंगे जब तक आप लॉजिकल कंसेप्ट को लर्न नहीं कर लेंगे। ओके, तो होपफुली आप सभी पहले जो भी मैंने थ्योरी बताई है लॉजिकली उसको अच्छे से स्टडी करें, तब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।